गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में कि पालनपुर एक कैसा विलेज है और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे और तीसरी एक और चीज पढ़े थे हम लोग फार्मिंग इन पालनपुर में कि लैंड इज फिक्स, कि लैंड हमारा फिक्स है। अब आगे जो आज हम लोग स्टडी करेंगे वो कहता है क्या, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। हम चूंकि हमारे पास लैंड जो फिक्स है, लैंड जो सस्टेन नहीं कर सकता है, तो क्या हम सेम लैंड पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग आज ये कुछ पॉइंट है जिस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए, पहली तो चीज है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, उसमें जो भी क्रॉप्स हैं वो ज्यादा मात्रा में ग्रो कर सके, तो इसके लिए पहली जो हमारी जो शर्त है वह है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है इसके विषय में हम लोग समझते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग इन ए ईयर, एक ही ईयर साल में हम एक से ज्यादा फसल की पैदावार करें तो वो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ 3 तरह के सीजन होते हैं, रेनी सीजन होते हैं, विंटर सीजन जिसको रबी सीजन करते हैं, फिर आपको अक्टूबर से दिसंबर वाले के सीजन होते हैं। तो पालनपुर एक डेवलप्ड एरिया है जहां हम लोग देखते हैं कि इरिगेशन की फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज है, ठीक है। तो वहां एक से ज्यादा क्रॉपिंग की जाती है, मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है। ऑल ओवर इंडिया में ऐसी फैसिलिटी हर एक गांव में नहीं है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में तो इरिगेशन का हो गया, पानी तो मिल जाते हैं, बाय नेचर हमें पानी मिल जाता है, खेती के लिए सिंचाई हो गई। लेकिन जो पठार वाले भाग हैं वहां मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि विदाउट वाटर हम एक कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या कि मल्टीपल क्रॉपिंग की जो बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये ग्रो करे, हम ज्यादा से ज्यादा फसल उपजाएं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है मल्टीपल क्रॉपिंग की। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रेनी सीजन में हम लोग बाजरा, ज्वार बाजरा, और अक्टूबर से दिसंबर के सीजन में पोटैटो या फिर खरबूजा कुछ भी, और फिर विंटर सीजन में हम लोग रबी यानी कि विट्स की खेती करते हैं। ये पालनपुर में ऐसी खेती, ऐसी एग्रीकल्चर होता है। तो ये हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। मल्टीपल क्रॉपिंग दूसरी जो सबसे अच्छी व्यवस्था है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं वह है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मीन्स आधुनिक फार्मिंग की व्यवस्था। आधुनिक फार्मिंग में एक ऐसी सीड की व्यवस्था की गई है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा प्रोडक्शन के लिए है, जिसमें HYV सीड्स को यूज किया जाता है। HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि एक ऐसा सीड्स है जो हमारे एक ही सेम लैंड पर अगर हम HYV सीड्स को यूज करें तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं, समझ लीजिए कि HYV सीड से पहले यानी कि 1960 के बिटवीन दौरान हम लोग देखते थे क्या कि हमारी जो फार्मिंग की जो कंडीशन थी वो है ट्रेडिशनल फार्मिंग व्यवस्था थी। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग काउ डंग्स के यूज करते थे और अदर नेचुरल मैन्योर एज ए फर्टिलाइजर यूज करते थे, ठीक। तो उसमें जो हम लोग ट्रेडिशनल सीड्स की जो यूज करते थे उससे जो हमारा जो प्रोडक्शन होता था वो ओनली 1300
क्विंटल पर हेक्टेयर होता था। लेकिन जैसे ही हमने HYV सीड्स का यूज किया तो ये प्रोडक्शन 3200 पर हेक्टेयर क्विंटल पर हेक्टेयर होने लगा। तो आप ये देखिए कि ये जो है HYV सीड्स के यूज के कारण यानी मॉडर्न फार्मिंग के कारण हमारा जो है एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा। हम ज्यादा से ज्यादा उपज करने लगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, हम ज्यादा से ज्यादा ये करने लगे, जबकि ट्रेडिशनल फार्मिंग के दौरान ये संभव नहीं था। इसमें हम लोग को एक बात देखने की आती है, HYV सीड्स का जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम लोग एक और बात जो आती है सामने कि HYV सीड्स के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर यानी बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर की जरूरत होती है, ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, और हमें कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड की जरूरत है, पेस्टिसाइड की जरूरत है। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, और हम फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का यूज करते हैं, हार्वेस्टर का यूज करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता था, वो काउस, डॉग्स और नेचुरल और मैनुअल तरीके से लोग खेती कर लेते थे, जिससे उसकी उपज जो है बहुत कम होती थी, प्रोडक्शन जो है बहुत कम होती थी। एक चीज और हम लोग समझ लें कि 1960 के लास्ट में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग मॉडर्न फार्मिंग का यूज करते हैं, HYV सीड्स का यूज करते हैं, और हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है। इसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि हम सेम लैंड पे ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है कि हमें जितना कंज्यूम करना है अपने यूज के लिए, जो भी अनाज है उसको रख लेते हैं, और बाकी जो एक्सेस सरप्लस अनाज होता है उसको मार्केट में बेचते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम के लिए भी मनी मिल जाता है, जिससे हम कल्टीवेशन का कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो पानी जो सिंचाई, इरिगेशन की जरूरत है, इरिगेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक की भी जरूरत होती है। तो हमने देखा था कि हमारा जो हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर है वो डेवलप विलेज है, और वहाँ इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था है। क्यों अच्छी व्यवस्था है? क्योंकि वहाँ पर ट्यूबवेल है, सिंचाई के लिए कैनल है, और पंपसेट वगैरह यूज किया जा रहा है। इरिगेशन के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की सपोर्ट से ट्यूबवेल के यूज करते हैं, और हर जगह वाटर सप्लाई देते हैं, जिससे कि पालमपुर में देखा जाता है कि टोटल जो 200 हेक्टेयर कल्टीवेटिव एरिया है, और वो टोटल एरिया को हम लोग इरिगेट करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, और हम अपने एक भी कोई भी ऐसा नहीं है जहां कि खाली जगह हो, वैकेंट प्लेस हो जिसमें एग्रीकल्चर के काम न चल रहा हो। तो ये एक बड़ा चीज है। हम लोग देखते हैं क्या, तो ये इस तरह हम लोग देखें कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपना एक सेम लैंड पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग के अंदर HYV सीड्स के विषय में हमने पढ़ा। देखिए एक चीज है मॉडर्न फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में हम लोग बताया कि HYV सीड्स का यूज करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें हम लोग करते हैं, ठीक। और लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग का जो प्रोडक्शन कम होता था, मॉडर्न फार्मिंग में ज्यादा होता था। ये सारी बातें हमने अभी पढ़े। अब आगे नेक्स्ट जो हम लोगों को ये करना है कि क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग सेम लैंड पर प्रोडक्शन को ग्रो कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हम लोग अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फर्स्ट,
सेकेंड और ये थर्ड, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके माध्यम से हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आगे का टॉपिक जो है उसके विषय में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, एक और बात आप समझ लीजिए, वो है कि मॉडर्न फार्मिंग का जो यूज, सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग का यूज किस किस स्टेट में हुआ? तो फर्स्ट टाइम जो है हरियाणा, फिर सेकेंड पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। ये ऐसे ही स्टेट हैं जहां सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग का यूज हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग की अगर जब बात करें तो मॉडर्न फार्मिंग के लिए ऐसे कौन कौन सी, अभी हमने बताया मॉडर्न फार्मिंग में HYP सीड्स का यूज होता है, उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर है, इन सारी चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटे से ग्राफ के अंदर हम आपको दिखाते हैं मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग की जब बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट है HYP सीड्स, दूसरा जो पॉइंट है वो है फार्म मशीनरी, जिसमें हमारा डीजल हार्वेस्टिंग, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन। इरिगेशन की जब बात करें तो इसमें तीन बातें आती हैं, कैनल्स, पंप से एंड डैम से इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न फार्मिंग की अगर बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर मॉडर्न फार्मिंग से रिलेटेड है। ये सारे फैक्टर जो है मॉडर्न फार्मिंग से रिलेटेड है। मॉडर्न फार्मिंग में HYP हाई येल्ड वैरायटी सीड्स की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। हमारी जो सोइल है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलाइजर कैपेसिटी जो है वो एक लिमिटेड होती है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। फिर आपको पेस्टिसाइड की जरूरत है, कीटनाशक की जरूरत होती है, फार्म मशीनरी फास्ट वर्क करने के लिए अगर हम अपने हाथों से ही काम करें, ह्यूमन बीइंग के द्वारा मैनुअल रूप में अगर एग्रीकल्चर की काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर मैन की जगह पर फार्म मशीनरी का यूज करें तो हम देखते हैं क्या कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब हमसे ज्यादा काम कर सकते हैं। इनके यूज के लिए डीजल की जरूरत होती है। इरिगेशन में देखते हैं क्या कैनल की जरूरत होती है, पंप सेट या ट्यूबवेल की जरूरत होती है, डैम है, डैम से हमारी इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस की जाती है। ये सारा हमारा मॉडर्न फार्मिंग
से रिलेटेड फैक्टर है जिसको हमने आपको बताया। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग से चूंकि हमने अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ा ली, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड हमारा सस्टेन करेगा? चूंकि एक्सेस प्रोडक्शन लैंड की कैपेसिटी है कि वो कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन हम अपने HYP सीड्स या जो भी एलिमेंट की अभी हमने चर्चा की, उनके यूज से हम उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या लैंड ठीक ठाक रहेगा? उसका फर्टिलाइजर कैपेसिटी ठीक रहेगी? क्या वह कंटिन्यू ऐसा ही प्रोडक्शन देता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यही वो बात कह रहा है, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ लैंड एज द नेचुरल रिसोर्सेज। इट रिवील फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द साइंटिस्ट that the modern farming method had overshot the natural resources due to excessive use of chemical fertilizer in many areas. Green revolution is associated with the loss of soil fertility. Soil fertility को ये डैमेज कर सकता है, वो खत्म कर सकता है। तो मॉडर्न फार्मिंग तो हमारी अच्छी है, लेकिन हम ऐसा ना करें कि हमारी सोल फर्टिलिटी जो है वो इंड कर जाए, समाप्त हो जाए और हमारी जो जमीन है वो बंजर हो जाए, क्योंकि आगे में फिर वो प्रोडक्शन न कर सके। तो इसके लिए हमें ये इस बात की भी ध्यान देना होता है कि हम ऐसा करें जिससे कि हमारा हमारा जो है सोल फर्टिलिटी कायम रहे। दूसरी जो चीज है कि हम चूंकि मॉडर्न फार्मिंग में देखते हैं क्या कि पानी की ज्यादा जरूरत है, इरिगेशन की ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। ट्यूबवेल के द्वारा, पंप सेट के द्वारा, पंप सेट लगा के हम ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर जो है लिमिटेड है और उसमें स्टोर होने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, कई वर्षों के बाद वो फिर भरता है, तैयार होता है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि ऐसा ही न करें जिससे कि हमारा वो नुकसान पहुंचे। तीसरी, और इस तरह से हमें बहुत सारी कई तरह की डिफिकल्टियां महसूस हो सकती है और फ्यूचर में हमारे लिए कल्टीवेशन का काम परेशानी की बात हो सकती है। इसलिए हम मॉडर्न फार्मिंग का यूज तो करेंगे, लेकिन ऐसा न करें जिससे कि हमारी फर्टिलिटी कम हो, सोल फर्टिलिटी कमजोर हो। ठीक है बच्चों, अब अगले चैप्टर में हम लोग थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे कि लेबर कहां से आते हैं, ठीक है, और फंड कहां से क्रिएट हो, कैपिटल कहां से कैसे मैनेज होता है, और हमने वो बात बता दी। थैंक यू।